श्री प्रेमचंद की कहानी प्रतिज्ञा का भाग 14। शहर में घर घर गली कूचे जहाँ देखिए यही चर्चा थी। बाबू दाननाथ का नाम भी प्रसंग से लोगों की जबान पर आ जाता था। जो व्यक्ति कमला प्रसाद की नाक का बाल आठों प्रहर का साथी हो वह क्या इस कुचक्र से बिल्कुल अलग रह सकता है। कमला प्रसाद तो खैर एक रईस का शौकीन लड़का था। उसके चरित्र की जांच कठोर नियमों से न की जा सकती थी। ऐसे लोग प्राय दुर्व्यसनी होते हैं। यह कोई नई बात न थी। कुछ दिन और पहले यदि कमला प्रसाद के विषय में ऐसी चर्चा उठती तो कोई इस पर ध्यान भी न देता। ऐसे सैकड़ों कांड नित्य ही होते रहते हैं, कोई परवाह नहीं करता। नेताओं की मंडली में आ जाने के बाद हमारी बाज़ाब्ता जांच होने लगती है। नेताओं के रहन सहन, आहार व्यवहार सभी आलोचना के विषय हो जाते हैं। उनके चरित्र की जांच आदर्श नियमों से की जाने लगती है। कमला प्रसाद अभी तक नेताओं की उस श्रेणी में न आया था। उसका जो कुछ सम्मान और प्रभाव था वह दाननाथ जैसे विद्वान, प्रतिभाशाली, सच्चरित्र मनुष्यों से मेल जोल के कारण था। वह पौध न था जो भूमि से जीवन और बल पाता। वह बेल के समान वृक्ष पर चढ़ने वाला जीव था। उसमें जो कुछ प्रकाश था वह केवल प्रतिबिंब था। अतएव उसके कृत्यों का दायित्व बहुत अंशों में उनके मित्रों ही पर रखा जा रहा था और दाननाथ पर उसका निकटतम मित्र और संबंधी होने के कारण इस दायित्व का सबसे बड़ा भार था। अजी सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। यह कथन मुंह पर आए न आए पर मन में सबके था। 2-4 दिन में दृष्टिकोण में एक विचित्र परिवर्तन हुआ। कुछ इस तरह की आलोचना होने लगी, कमला बाबू का दोष नहीं, सीधे साधे आदमी हैं। डोरी दूसरे ही के हाथों में थी। दोषी टट्टी की आड़ में शिकार खेलते हैं। इस गरीब को उल्लू बनाकर खुद मजे उड़ाते थे। फंसते तो गावदी ही है। खिलाड़ी पहले फांद कर पार निकल जाते हैं। सारी कालीमा दानू के मुंह पर पुत गई। दाननाथ को सचमुच ही घर से निकलना मुश्किल हो गया। वह जनता जो उनके सामने आदर से सिर झुका देती थी, उन्हें देखकर रास्ते से हट जाती थी। उन्हें मंच पर जाते देखकर जय जयकार की ध्वनि से आकाश को प्रतिध्वनित कर देती थी। अब उनका मजाक उड़ाती थी, उन पर फप्तियाँ कसती थी। कॉलेजों के लड़कों में भी आलोचना होने लगी। उन्हें देखकर आपस में आंखें मटकाई जाने लगी। क्लास में उनसे हास्यास्पद प्रश्न किए जाते। यहाँ तक कि एक दिन बरामदे में कई लड़कों के सामने चलते चलते सहसा उन्होंने पीछे फिरकर देखा तो एक युवक को हाथ की चोंच बनाए पाया। युवक ने तुरंत ही हाथ नीचे कर लिया और कुछ लज्जित भी हो गया, पर दाननाथ को ऐसा आघात पहुंचा कि अपने कमरे तक आना कठिन हो गया। कमरे में आकर वह अर्ध मूर्छा की दशा में कुर्सी पर गिर पड़े। अब वह एक क्षण भी यहाँ न ठहर सकते थे। उसी वक्त छुट्टी के लिए पत्र लिखा और घर चले आए। प्रेमा ने उनका उतरा चेहरा देखकर पूछा, कैसा जी है? आज सवेरे ही कैसे छुट्टी हो गई? दाननाथ ने उदासीनता से कहा, छुट्टी नहीं, सिर में कुछ दर्द था, चला आया। एक क्षण के बाद फिर बोले, मैंने आज 3 महीने की छुट्टी ले ली है, कुछ दिन आराम करूँगा। प्रेमा ने हाथ मुंह धोने के लिए पानी लाकर रखते हुए कहा, मैं तो कभी से चिल्ला रही हूँ कि कुछ दिनों की छुट्टी लेकर पहाड़ों की सैर करो। दिन दिन भूले जाते हो। जलवायु बदल जाने से अवश्य लाभ होगा। दाननाथ, तुम तो चलती ही नहीं, मुझे अकेले जाने को कहती हो। प्रेमा, मेरा जाना मुश्किल है, खर्च कितना बढ़ जाएगा। फिर मैं तो भली चंगी हूँ। जिसके लिए अपना घर ही पहाड़ हो रहा हो वह पहाड़ पर क्या करने जाए? दाननाथ, तो मुझे ही क्या हुआ है? अच्छा खासा गेंडा बना हुआ हूँ, इतना तैयार तो कभी न था। प्रेमा, जरा आईने में सूरत देखो। दाननाथ, सूरत तो कम से कम 100 बार रोज देखता हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। प्रेमा, नहीं, दिल लगी नहीं, तुम इधर बहुत दुबले हो गए हो, तुम्हें खुद कमज़ोरी मालूम होती होगी। नहीं, तुम भला छुट्टी लेते? छुट्टियों में तो तुमसे कॉलेज गए बिना रहा न जाता था। तुम भला छुट्टी लेते?
3 महीने तुम कोई काम मत करो, न पढ़ो न लिखो, बस खूब घूमो और आराम से रहो। इन 3 महीनों के लिए मुझे अपना डॉक्टर बना लो, मैं जिस तरह रखूं उस तरह रहो। दाननाथ, ना भैया, तुम मुझे खिला खिला कर कोतल बना दोगी। प्रेमा से आज तक दाननाथ ने एक बार भी अपनी बदनामी की चर्चा न की थी। जब एक बार निश्चय कर लिया कि अपनी ख्याति और मर्यादा को उसकी इच्छा पर बलिदान कर देंगे, तो फिर उससे अपनी मर्म वेदना क्या कहते। अंदर ही अंदर घुटते रहते थे। लोग प्रशंसा प्राय सभी को प्रिय होती है। दाननाथ के लिए यह जीवन का आधार थी। नक्कू बनकर जीने से मर जाना उन्हें कहीं सुसाध्य था। प्रतिष्ठित होने का जो भवन उन्होंने बरसों में खड़ा किया था, वह पराई आग से जलकर भस्मीभूत हो गया था। इस भवन को वह 2-4 शब्दों से फिर निर्माण कर सकते थे। केवल एक व्याख्यान किसी तांत्रिक के मंत्र की भांति इस राग के ढेर को पुनर्जीवित कर सकता था, पर उनकी जबान बंद थी। लोगों से मिलना जुलना पहले ही छूट गया था। अब उन्होंने बाहर निकलना भी छोड़ दिया। दिन भर पड़े पड़े कुछ पढ़ या सोचा करते। हृदय की चिंता उन्हें अंदर ही अंदर घुलाई डालती थी। प्रेमा के बहुत आग्रह करने पर बाहर निकलते भी तो उस वक्त जब अंधेरा हो जाता। किसी परिचित मनुष्य की सूरत देखते ही उनके प्राण से निकल जाते थे। एक दिन सुमित्रा आई, बहुत प्रसन्न थी। प्रेमा ने पूछा, अब तो भैया से लड़ाई नहीं करती? सुमित्रा हंसकर बोली, अब ठीक हो गए। बदनामी हुई तो क्या हुआ, पर ठीक रास्ते पर आ गए। अब सैर सपाटा सब बंद है, घर से निकलते ही नहीं। लाला जी से तो बोलचाल बंद है। अम्मा जी बहुत कम बोलती हैं, बस अपने कमरे में पड़े रहते हैं। अब तो जो कुछ हूँ, मैं ही प्राणेश्वरी हूँ, मैं ही जीवन सुधा हूँ, मैं ही हृदय की रानी हूँ। रोज़ नई नई उपाधियाँ गढ़ी जाती हैं, नए नए नाम दिए जाते हैं। मेरा तो अब जी ऊब जाता है। पहले यह इच्छा रहती थी कि यह मेरे पास बैठे रहें, अब यह इच्छा होती है कि कुछ देर के लिए आँखों से दूर हो जाएं। प्रेम जताने लगते हैं तो झुंझला उठती हूँ, मगर फिर भी पहले से कहीं अच्छी हूँ। कम से कम यह भय तो नहीं मेरी चीज़ किसी और को मिल रही है। आगे के लिए भी अब यह भय न रहेगा। देहात जाने का हुक्म हो गया है। प्रेमा ने पूछा, कौन कौन जाएगा? सुमित्रा, बस हम दोनों। असल में लाला जी इन्हें यहाँ से हटा देना चाहते हैं, लेकिन यह तो अच्छा नहीं लगता कि अकेले देहात में जाकर रहें। मैंने भी उनके साथ जाने का निश्चय कर लिया है। 2-4 दिन में चल देंगे। तुमसे मिलना तो चाहते हैं, पर मारे संकोच के न आते हैं, न बुलाते हैं। कहते हैं मैं उनके सामने कैसे ताकूंगा। प्रेमा, इसी संकोच के मारे मैं नहीं गई। भैया पछताते होंगे। सुमित्रा, पछताते तो नहीं, रोते हैं। ऐसा रोते हैं जैसे कोई लड़की मैके से विदा होते वक्त रोती है। सदा के लिए सबक मिल गया। मैं तो पूर्णा को पाऊँ तो उसके चरण धो धो कर पीऊँ। बड़ी हिम्मत की औरत है, एक बार उससे जाकर मिल क्यों नहीं आती। एकाएक दाननाथ हाथ में एक पत्र लिए लपके हुए आए और कुछ कहना चाहते थे कि सुमित्रा को देखकर ठिठक गए। फिर झेंपते हुए बोले, सुमित्रा देवी कब आई? मुझे तो खबर ही नहीं हुई। सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, आपने तो आना जाना छोड़ दिया, पर हम तो नहीं छोड़ सकते। दाननाथ कुछ उत्तर देने ही को थे कि प्रेमा ने उनके मुखाभास से उनके मन का भाव ताड़ कर कहा, आना जाना भला कहीं छूट सकता है बहन, इनका जी ही अच्छा नहीं रहा। सुमित्रा, हाँ देख तो रही हूँ, आधे भी नहीं रहे। दाननाथ ने प्रेमा को एक पत्र दिखाकर कहा, यह देखो अमृत राय का यह एक लेख है। प्रेमा ने झपट कर पत्र ले लिया, फिर कुछ संयमित होकर बोली, किस विषय पर है? वह तो लेख वेख नहीं लिखते। दाननाथ, पढ़ लो ना। प्रेमा, पढ़ लूँगी, पर है क्या? वही वनिता भवन के संबंध में कुछ लिखा होगा। दाननाथ, मुझे गालियाँ दी हैं। प्रेमा को मानो बिच्छू ने डंक मारा। अविश्वास के भाव से बोली, तुम्हें गालियाँ भी दी हैं? तुम्हें? मैं उन्हें इससे बहुत ऊंचा समझती थी। दाननाथ, मैंने गालियाँ दी हैं तो वह क्यों चुप रहते? प्रेमा, तुमने तो गालियाँ नहीं दी, मतभेद गाली नहीं है। दाननाथ, किसी को गाली देने में मज़ा आए तो? प्रेमा, तो मैं एक की 100 सुनाऊंगी।
मैं उन्हें इतना नीच नहीं समझती थी। अब मालूम हुआ कि वह हम ही जैसे राग द्वेष से भरे हुए मनुष्य हैं। दाननाथ ऐसी चुन चुन कर गालियाँ निकाली हैं कि मैं दंग रह गया। प्रेमा, अब इस बात का जिक्र न करो, मुझे दुख होता है। दाननाथ ने मुस्कुराकर कहा, जब जरा पढ़ तो लो, फिर बतलाऊं कि इस पर क्या कार्रवाई की जाए। फिटकनी दूं या खोपड़ी सहलाऊं? प्रेमा, तुम्हें दिल लगी सूझती है और मुझे क्रोध आ रहा है। जी चाहता है इसी वक्त कह दूं तुम अब मेरी नज़रों से गिर गए और लोग चाहें तुमसे खुश हुए हों। इस चाल से तुम्हें कुछ चंदे और मिल जाएं, लेकिन मेरी निगाहों में तुमने अपनी इज्जत खो दी। दाननाथ, तो चलो हम तुम दोनों साथ चलें। तुम जबान का तीर चलाना, मैं अपने हाथों की सफाई दिखाऊंगा। सुमित्रा, पहले लेख तो पढ़ लो। गालियाँ दी होती तो लाला यूँ बातें न करते। अमृत राय ऐसा आदमी ही नहीं है। प्रेमा ने सहमी हुई आंखों से लेख का शीर्षक देखा। पहला वाक्य पढ़ा तो चढ़ी हुई त्योरियां ढल गई। दूसरा वाक्य पढ़ते ही पत्र पर और झुक गई। तीसरे वाक्य पर उसका कठोर मुख सरल हो गया। चौथे वाक्य पर होठों पर हास्य की रेखा प्रकट हुई और पैरा समाप्त करते करते उसका संपूर्ण बदन खिल पड़ा। फिर ऐसा जान पड़ा मानो वह वायुयान पर उड़ी जा रही हैं। सारी ज्ञानेंद्रियां मानो स्फूर्ति से भर उठी थी। लेख के तीनों पैरे समाप्त करके उसने इस तरह सांस ली मानो वह किसी कठिन परीक्षा से निकल आई। दाननाथ ने पूछा, पढ़ लिया? मार खाने का काम किया है ना? चलती हो तो चलो, मैं जा रहा हूँ। प्रेमा ने पत्र को तय करते हुए कहा, तुम जाओ, मैं न जाऊँगी। आज मुझे मालूम हुआ कि संसार में मेरा कोई सच्चा मित्र है तो यही है। मैंने इसके साथ बड़ा अन्याय किया, आज क्षमा मांगूंगा। अगर आज न जाओ तो अच्छा, वे समझेंगे खुशामद करने आए हैं। नहीं प्रिय, अब जी नहीं मानता। उनके गले से लिपटकर रोने को जी चाहता है। यह कहते हुए दाननाथ बाहर चले गए। सुमित्रा भी बूढ़ी अम्मा के पास जा बैठी। प्रेमा की सुकीर्ति का बखान सुने बिना उसे कब चैन आ सकता था। प्रेमा ने उस लेख को फिर पढ़ा, तब जाकर चारपाई पर लेट रही। उस लेख का एक एक शब्द उसके दृष्टि पटल पर खिंचा हुआ था। मन में ऐसी ऐसी कल्पनाएं उठ रही थी जिन्हें वह चाहती थी कि न उठें। फिर उसके भावों ने एक विचित्र रूप धारण किया। अमृत राय ने यह लेख क्यों लिखा? उन्होंने अगर दाननाथ को सचमुच गाली दी होती तो चाहे एक क्षण के लिए उन पर क्रोध आता, पर कदाचित चित्त इतना अशांत न होता। सहसा उसने पत्र को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और पुर्जे खिड़की के बाहर फेंक दिए। जो पंख पक्षी को जाल के नीचे बिखरे हुए दाने की ओर ले जाएं, उनका उखड़ जाना ही अच्छा है। ये था मुंशी प्रेमचंद की कहानी प्रतिज्ञा का भाग 14।